नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 5वीं वीडियो होने जा रही है। अगर आप इंग्लिश के साथ साथ अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को देखने के इच्छुक हैं, तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, फ्रॉम लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव लैंग्वेज एंड डायलेक्ट आर, यानी कि भाषा के पक्ष के तौर पर, भाषा के आधार पर जो लैंग्वेज होता है, भाषाई आधार पर जो लैंग्वेज होता है यानी जो भाषा है, और जो डायलेक्ट को हिंदी में उपभाषा बोलते हैं, ये दोनों क्या है? तो डायलेक्ट और जो लैंग्वेज होता है वो दोनों सेम होता है। कहने का मतलब कि जो भाषा है वो ब्रॉड सेंस में है, लैंग्वेज ब्रॉड सेंस में है, और इसी लैंग्वेज से डायलेक्ट यानी उपभाषा निकली होती है। जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कि छत्तीसगढ़ी हो गया, अवधी हो गया, हरियाणवी हो गया, मारवाड़ी हो गया, ब्रज भाषा हो गया और खड़ी बोली, ये हिंदी की कुछ क्षेत्रीय उपभाषाएं हैं। सभी हिंदी से ही निकली हुई हैं और हिंदी की उपभाषा बोली जाती है। ठीक है, तो दोनों सेम ही है, लैंग्वेज और उपभाषा दोनों सेम है। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में उसी लैंग्वेज को क्षेत्रीयता के प्रभाव की वजह से थोड़ा बहुत विकार उत्पन्न होता है तो उसे डायलेक्ट बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि लैंग्वेज समझ लीजिए एक ब्रॉड सेंस हो गया। जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो हिंदी बोली जा रही है, और हिंदी के कुछ उत्तर प्रदेश के किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्रीयता के प्रभाव की वजह से उस हिंदी में थोड़ा बहुत बदलाव हो गया और अन्य भाषाएं बन गई। जैसे कि अवधी हो गया, मारवाड़ी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ब्रज भाषा हो गया, खड़ी बोली हो गया, तो ये उसी भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ क्षेत्रीयता की वजह से। तो दोनों क्या है? दोनों सेम है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सेम इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मल्टीलिंगुअलिज्म कॉग्निटिव ग्रोथ एंड एजुकेशनल अचीवमेंट हैव, यानी कि बोला जा रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म कॉग्निटिव ग्रोथ और एजुकेशनल अचीवमेंट में क्या संबंध है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले बात करेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म की, तो इसे हिंदी में बहुभाषिकता कहते हैं। यानी कि बच्चे प्राइमरी स्तर में अपनी मातृभाषा से शुरू करके दूसरों की भाषाओं के प्रति जागरूक बनते हैं। जागरूक बनने का सेंस क्या हो गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि प्रत्येक बालक को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश के एक सरकारी विद्यालय में पंजाब से आया हुआ एक बालक है जिसकी मदर टंग पंजाबी हो सकती है, यूपी का बालक है तो जाहिर सी बात है उसकी मदर टंग हिंदी होगी, और साउथ का आया हुआ बालक जिसमें मलयालम तेलुगु हो सकता है, और उड़ीसा से आया हुआ बालक जिसका मदर टंग उड़िया हो सकता है। तो यहाँ पर सबकी मदर टंग अलग अलग है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म ये कहता है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। यानी कि आप उस पर जोर ना डालिए कि आप चूंकि यूपी का स्कूल है तो हिंदी पर ही बोलने में जोर मत डालिए, उसको मौका दीजिए कि अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने का। इससे होगा ये कि वो अपने आप को सहज महसूस करेगा उस वातावरण में, उस कक्षा में। ठीक है, तो बच्चे को उसकी मदर टंग से प्रारंभ करके अन्य भाषाओं की तरफ, एक टारगेट लैंग्वेज की तरफ ले जाना ही मल्टीलिंगुअलिज्म है। ठीक है, इससे जब आप सभी को अपनी मातृभाषा में बोलने का मौका देंगे तो जाहिर सी बात है जो अन्य बालक हैं वो भी उस मातृभाषा के शब्दावलियों के बारे में सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। इससे उनमें कॉग्निटिव ग्रोथ होगा, यानी संज्ञानात्मक विकास होगा। दूसरी की भाषाओं के शब्दावलियों के बारे में बच्चे जानेंगे, जिसकी वजह से उसमें संज्ञानात्मक विकास होगा और साथ ही साथ उसमें एजुकेशनल अचीवमेंट भी प्राप्त कराया जा सकता है। देखिए, एजुकेशनल अचीवमेंट मीन्स शैक्षणिक सफलता की बात की जा रही है। अब बच्चा जिसके लिए बैरियर था मदर टंग, क्योंकि सभी बालक अलग अलग राज्य से आए हुए थे जिनकी मदर टंग अलग थी, अब बच्चा इस लैंग्वेज बैरियर की वजह से समझ नहीं पा रहा था। जब उसको मल्टीलिंगुअलिज्म के अंतर्गत अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने का मौका दिया गया और सबकी भाषाओं को समझने का धीरे धीरे बच्चों को अवसर प्राप्त हुआ, तो निश्चित तौर पर बच्चे कंफर्टेबल हो पाए कि वो अपनी मातृभाषा में ही चीज़ों को सीख पा रहे हैं। ठीक है, इससे उनमें एजुकेशनल अचीवमेंट यानी वो जो भी संप्रत्यय है उसको अपनी भाषा में समझ रहे होंगे, निश्चित तौर पर जब उनके मातृभाषा पर जोर देने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति करता है। तो इससे उनमें शैक्षणिक प्रगति होगी, क्योंकि जो चीज़ें हम मदर टंग में बच्चे को बताते हैं निश्चित तौर पर वो चीज़ें ज़्यादा आसानी से बच्चा सीख पाता है और शैक्षणिक प्रगति होता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए यूपी का बालक है, आप उसको
किसी ऐसी लैंग्वेज में बता रहे हैं जिससे वो समझ ही नहीं पा रहा है, तो क्या वो समझ पाएगा, उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब मल्टीलिंगुअलिज्म होगा, यानी कि सभी की मातृभाषा को सम्मान की नज़र से देखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है सभी बच्चे अपनी मदर टंग में कंफर्टेबल होंगे समझने के लिए, और इसकी वजह से उसमें एजुकेशनल अचीवमेंट आएगा। यानी इन तीनों में रिलेशन क्या है? इन तीनों में पॉजिटिव रिलेशन है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, पॉजिटिव रिलेशनशिप इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट डू चिल्ड्रन कॉम्प्रीहेंड बाय रेगुलरली लिसनिंग टू पोएम एंड रिदम्स? कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझ से है कि बच्चे लगातार, रेगुलरली मीन्स लगातार सुन रहे हैं, क्या पोएम सुन रहे हैं और रिदम सुन रहे हैं, तो इसकी वजह से बच्चे में किसकी समझ विकसित होगी, इस सेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है वर्ड्स एंड सेंटेंस रूल। सेंटेंस रूल का मतलब कि सेंटेंस किस प्रकार से फॉर्मेट होता है, फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। तो केवल पोएम सुनने से बच्चे सेंटेंस के रूल्स को नहीं सीख पाएंगे, ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, रिदम्स एंड ग्रामर। देखिए रिदम तो ठीक था, लेकिन ग्रामर बच्चे को पोएम के माध्यम से बार बार केवल सुना जा रहा है। यहाँ पर ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, केवल सुनने की बात की जा रही है। सुन करके बच्चा ग्रामर नहीं सीख पाएगा, क्योंकि ग्रामर निगमनात्मक विधि से बच्चों को बताया जाता है, यानी पहले ग्रामर के नियम बताए जाएंगे तब उसको उदाहरण के तौर पर बताया जाता है। तो ये ग्रामर नहीं सीख पाएगा केवल सुन करके, ठीक है, गलत हो गया। तीसरा देखिए, साउंड एंड अबाउट द पोएट। अबाउट द पोएट यानी कि आज हम लोग प्राइमरी स्तर के बच्चों की बात कर रहे हैं। प्राइमरी स्तर में पोएम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को पोएम सुनने में आनंद आता है रिदम की वजह से। वहाँ पर लेखक कौन है, रचयिता कौन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब बच्चे हायर क्लासेज में आते हैं तब पोएट जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसकी रचना है। लेकिन प्राइमरी स्तर के लिए बच्चों के लिए पोएम इंपॉर्टेंट है, ना कि पोएट। इस वजह से ये नेगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एज पर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला द फर्स्ट लैंग्वेज टॉट एट स्कूल शुड बी द, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पहले प्रश्न को समझ लीजिए। पूछा जा रहा है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंतर्गत फर्स्ट लैंग्वेज जो कि स्कूल में, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई जाएगी वो कौन सी होनी चाहिए। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके समर्थन में ये कहता है कि आज के दौर में हम लोग 2 लैंग्वेज फार्मूला पर काम कर रहे हैं, यानी कि आपका एक मदर टंग आपको पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ एक फॉरेन लैंग्वेज जो कि कम्युनिकेशन के लिए, सभी जगह कम्युनिकेशन के लिए कॉमनली यूज की जाती है, जैसे कि इंग्लिश, इसको आपको पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप हिंदी में उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ का मदर टंग क्या है, हिंदी है, तो हिंदी आपको पढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ इंग्लिश पढ़ाया जाता है। पंजाब में आप जाएंगे तो वहाँ के प्राइमरी स्कूल में पंजाबी पढ़ाया जाएगा और अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से आप उड़ीसा में जाएंगे तो वहाँ पर उड़िया लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में जो वहाँ की मदर टंग है उसके हिसाब से बच्चे को एक लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाता है और दूसरा इंग्लिश पढ़ाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि अब हम लोग एक तरीके से पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखें, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि दूसरे की भाषाओं को हम एक्वायर कर पाएँ, सीख पाएँ। इसके लिए 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को लाया गया है, यानी कि अभी तक जो आपकी एक मदर टंग पढ़ाई जाती थी वो तो पढ़ाई ही जाएगी, इंग्लिश पढ़ाया जाता था वो तो पढ़ाई जाएगा, साथ ही साथ एक फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज, अन्य भी लैंग्वेजेज उनके द्वारा बताए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, उनमें से कोई एक विदेशी लैंग्वेज भी बच्चे को पढ़ाया जाएगा सीनियर सेकेंडरी में, यानी कि जब बच्चा 11वीं 12वीं में होगा। तो इसी के अंतर्गत जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसके अंतर्गत जो विद्यालय में पहली भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज बच्चों को बताई जाएगी वो कौन सी होनी चाहिए। तो फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा बच्चे का मदर टंग होता है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज और होम लैंग्वेज, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा मदर टंग होगा, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज जो भी होगा वो विदेशी भाषा हो सकती है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज कंफर्म है कि ये आपकी मदर टंग ही होगी। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्ड ईच स्टेट टू लीगली एडॉप्ट 1 और मोर लैंग्वेजेज स्पोकन इन देयर स्टेट एलॉन्ग विथ हिंदी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि ये कहा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य को लीगली एडॉप्ट करने के लिए कम से कम 1 और मोर, यानी कि एक या फिर एक से ज़्यादा लैंग्वेज एडॉप्ट करने के लिए एक तरीके से प्रावधान किया गया है, जिसमें हिंदी तो होगा ही होगा, साथ ही दूसरा लैंग्वेज हो सकता है। तो ये आर्टिकल 345 कहती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस आर्टिकल में दिया गया है तो वो उत्तर हो जाएगा 343, ऑप्शन नंबर 1। चूंकि प्रश्न में आपसे ये पूछा गया था कि लीगली एडॉप्ट करने के लिए किसमें प्रावधान किया गया है, तो वो ऑप्शन नंबर
4 में किया गया है, आर्टिकल 345। अगला प्रश्न पूछा गया है सिमेंटिक्स डील्स विथ द लेवल ऑफ, यानी कि सिमेंटिक्स किससे डील करता है आपसे पूछा जा रहा है। तो सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है, देखिए किसी एक वाक्य में जो शब्द यूज किए गए हैं वो अर्थपूर्ण है या नहीं, इसके सेंस में सिमेंटिक्स यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, ठीक है, मैं आपसे एक वाक्य बोल रहा हूं मेरा सिर दर्द कर रहा है, और इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए बोलूं तो दो तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। पहला अगर लिखूं कि माई हेड इज पेनिंग, और दूसरा लिखूं आई हैव हेडेक। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग आप देखेंगे वही निकलेगा, माई हेड इज पेनिंग, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पर ये पेनिंग जो वर्ड है ये अप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं किया गया, क्योंकि हेड के सर के दर्द करने के सेंस में हमेशा हेडेक वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकली सही था, लेकिन इसका अर्थ ये सही नहीं दे रहा है, इस वजह से ये सिमेंटिकली ये गलत बोला जाएगा, ठीक है। ग्रामेटिकली सही है लेकिन सिमेंटिकली गलत है, और ये वाला सेंटेंस जो है ये ग्रामेटिकली के साथ साथ सिमेंटिकली भी बिल्कुल सही होगा। यानी कि सिमेंटिक्स का मतलब क्या हो गया, ये पर्टिकुलर मीनिंग से यानी उसके अर्थ से डील करता है कि पर्टिकुलर किसी वाक्य में जो वर्ड यूज किए गए हैं वो सही अर्थ में सही सेंस में यूज किए गए हैं या नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मीनिंग से डील करता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मीनिंग इन लैंग्वेज इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है द स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग लर्निंग द लैंग्वेजेज एज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज, यानी कि बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज के अध्यापन में जो स्ट्रेटजी होगी वो कैसी होगी। तो देखिए फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है वो बच्चा अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में एक्वायर किया रहता है, यानी भाषा का अर्जन जो मातृभाषा होता है वो फर्स्ट लैंग्वेज होता है। सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश हो सकता है, और थर्ड लैंग्वेज कोई फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है। तो ये तो कन्फर्म है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें बच्चा पहले से उसको अर्जित किया हुआ है, अब सिर्फ औपचारिक तरीके से ग्रामर के नियमों के अंतर्गत उसको बताना है। लेकिन जो सेकेंड लैंग्वेज है वो बच्चे को शुरू से शुरू करना है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज में बच्चा कंफर्टेबल था मदर टंग में, और जब सेकंड लैंग्वेज में जाते हैं तो हम लोग ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का यूज करते हैं, यानी कि बच्चे को अंग्रेजी बताने के लिए जो कठिन वर्ड्स हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट यानी मदर टंग में ट्रांसलेट करके बताया जाता है। लेकिन मदर टंग को समझाने के लिए क्या किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मदर टंग में बच्चा कंफर्टेबल है, क्योंकि बचपन से ही वो उस भाषा को अर्जित कर लिया है नेचुरल इन्वायरमेंट में। यानी कि क्या है, तीनों लैंग्वेज को पढ़ाने का जो तरीका है, स्ट्रेटजी है, वो अलग अलग होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, डिमांड डिफरेंट प्रोसेसेस, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले विकल्प की बात करें तो कह रहा है कि शुड बी द सेम, तो सेम तो होगा नहीं, क्योंकि एक भाषा अर्जित किया है बालक ने तो उसको कंफर्टेबली वो समझ रहा होगा, और जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको कंफर्टेबली नहीं समझ पा रहा है, इसलिए उसको ट्रांसलेट करना पड़ रहा है मदर टंग में, ठीक है। तो ये सेम तो नहीं होगा, कंफर्म है। तीसरा देखिए, शुड ओनली फोकस ऑन देयर ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पर केवल जोर देने की बात की जा रही है। अगर केवल ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पर जोर दिया जाएगा तो लैंग्वेज सिखाने का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज सिखाने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। जब बच्चा केवल ग्रामर सीख रहा है तो जाहिर सी बात है आप उसको कम्युनिकेशन का मौका नहीं दे रहे हैं, यानी कि अंतःक्रिया करने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो ये निगेटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। चौथा देखिए, शुड फोकस ओनली ऑन द प्रोडक्ट, यानी केवल प्रोडक्ट, केवल आउटपुट पर जोर देने की बात की जा रही है, इस वजह से ये हमारा निगेटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे को जब कोई लैंग्वेज सिखाया जाता है तो 4 कौशल आपको सिखाना ही है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप प्रोडक्ट पर चले जाएंगे, उसके पूरे प्रोसेस से होकर के गुजर रहे होंगे। और वैसे भी मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए जिस भी विकल्प में आपको केवल दिख गया, हिंदी में केवल और अंग्रेजी में वनली, वो हमेशा ही निगेटिव होता है। वो विकल्प आपको आगे विचार करना ही नहीं है। वनली अगर आपको दिख गया तो उसको तुरंत कट कर दीजिए, वो हमेशा गलत ही होगा अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। यानी एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, डिमांड डिफरेंट प्रोसेसेस, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ESL स्टैंड फॉर, तो ESL का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है चिल्ड्रंस लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आर डेवलप्ड। ये पूछा जा रहा है कि जो भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, वो किस क्रम में कैसे डेवलप किए जाते हैं। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया चौथा, वनली आफ्टर मास्टरी ऑफ द अल्फ़ाबेट। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि आपको वनली दिख गया, आगे आपको सोचना ही नहीं है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहा जा रहा है कि वनली आफ्टर द मास्टरी ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि ये कहा जा रहा है कि केवल अल्फ़ाबेट पर पारंगत पा करके, अब जब बच्चा भाषा को अर्जित करता है फर्स्ट लैंग्वेज को, तो क्या वो
क ख ग घ ये सभी अल्फ़ाबेट वो जान थोड़ी रहा था, मतलब कि वर्णों को वो जान थोड़ी रहा था। वर्ण इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं ABCD को, और उसी को हिंदी में वर्ण बोलते हैं जो क ख ग घ होता है, ठीक है। तो बच्चा मातृभाषा सीखने के दौरान क्या उसको क ख ग घ पढ़ाया गया था? नहीं पढ़ाया गया था। वो लोगों को सुनते सुनते उनका उसी प्रकार से अनुकरण कर लिया और उसी प्रकार से व्यवहार में उसके आ गया और उसी प्रकार से वो लोगों से कम्युनिकेट करने लगा। तो ये बिल्कुल ही निगेटिव है कि पहले अल्फ़ाबेट पढ़ाया जाएगा तभी बच्चे को सुनना बोलना ये सभी कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि भाषा के कौशल में चारों आते हैं, सुनना बोलना भी। तो अब बच्चे को सुनने के लिए ऐसा थोड़ी है कि पहले क ख ग घ, आप बच्चा देख लीजिए जो 1-2 साल का बच्चा है वो भी मामा पापा बोलना शुरू कर देता है, लेकिन वो अल्फ़ाबेट थोड़ी पढ़ा है, क ख ग घ थोड़ी पढ़ा है, ठीक है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इन सच अ वे दैट फर्स्ट प्रोडक्टिव एंड देन रिसेप्टिव स्किल आर इन्हांस्ड। प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है इसको समझिए। देखिए भाषा के जो 4 कौशल हैं इसमें दो कौशल ऐसे हैं जिसे आप प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने का मतलब कि देखिए बोलना, आप लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए लिखना, ये दोनों ऐसे स्किल हैं जो कि प्रोडक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि लिख करके आप कोई प्रोडक्ट बना ही तो रहे हैं। प्रोडक्ट यहाँ पर सेंस भाषा से है, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके मुख से निकल रहा है, वो प्रोडक्ट हो गया। भाषा एक प्रोडक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। और राइटिंग कर रहे हैं तो आप कुछ लिख रहे हैं तो वो भी एक प्रोडक्ट हो गया, भाषा का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिव स्किल होता है, लिखना और बोलना। और रिसेप्टिव स्किल क्या होता है? रिसेप्टिव स्किल किसी ने भाषा बोली हुई है, अब उस भाषा को आप रिसीव कर रहे हैं। तो भाषा को रिसीव किस प्रकार से कर सकते हैं? हो सकता है किसी ने बोला हो तो आपने सुन लिया, और हो सकता है किसी ने लिखा हो तो उस लेख को आपने पढ़ लिया, तो ये रिसेप्टिव स्किल होगा। तो विकल्प ये कह रहा था कि इन सच ए वे दैट फर्स्ट प्रोडक्टिव स्किल एंड देन रिसेप्टिव स्किल आर इनहेंस्ड। यानी कि ये कहा जा रहा है कि पहले बच्चे बोलना और लिखना सीखते हैं, उसके बाद उसके सुनने और पढ़ने पर कौशल को इन्हेंस करना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि बच्चा पहले लिखना सीख लेगा। प्रोडक्टिव स्किल में तो लिखना भी तो आता है, तो बच्चा ऐसा थोड़ी है कि पहले लिखना ही सीख जाएगा। ये तो निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, इन लीनियर और आइसोलेटेड प्रोसेस। आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अलग अलग, यानी कहा जा रहा है कि चारों जो स्किल है वो बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं और अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं लीनियर वे में। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? जब बच्चा प्राइमरी में एडमिशन लेता है, औपचारिक तरीके से किसी भाषा को सीख रहा है, तो क्या बच्चे को पहले केवल सुनना सिखाया जाता है? क्या उसके बाद जब बच्चा सुनने में पारंगत हो जाएगा तब बोलना सिखाया जाएगा? क्या जब बोलने में पारंगत हो जाएगा तब पढ़ना सिखाया जाएगा? और क्या जब इसमें पारंगत हो जाएगा तो क्या राइटिंग सिखाया जाएगा? नहीं, ये सब कुछ एक साथ चलने वाली प्रोसेस है। मतलब कि लीनियर नहीं होता है। लीनियर कहने का मतलब कि एक रेखीय दिशा में ऐसा नहीं चलता है, बल्कि चारों कौशल में बच्चा एक साथ डेवलपमेंट कर रहा होता है। यानी कि अंतःक्रिया सभी में होते हैं, सभी एक दूसरे से इंटरेक्टेड होते हैं सभी कौशल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल निगेटिव था, क्योंकि ये सबको अलग बता रहा था, ठीक है। जब प्राइमरी में बच्चा जाता है तो उसी दौरान उसको सुनने का भी कौशल उसमें विकसित किया जाता है, साथ ही बोलने का भी, साथ ही साथ उसको पढ़ने का भी कौशल विकसित किया जाता है, और लिखने का भी, एक ही साथ लिखना भी उसको सिखाया जाता है। यानी कि ये क्या हो गया? ये नॉट लीनियर है और आइसोलेटेड प्रोसेस। यानी कि ये ना तो लीनियर है और ना ही आइसोलेटेड प्रोसेस है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वाइल सेलेक्टिंग लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है कि बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय निम्न विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि सबसे कम महत्वपूर्ण है। कम महत्वपूर्ण यानी निगेटिव सेंस में, ठीक है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला दिया गया है एज। जाहिर सी बात है, जो भी लेख आप चुनेंगे बच्चों के एज के हिसाब से, यानी उनकी मानसिक स्तर के अनुसार ही तो चुनेंगे, क्योंकि बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होगा तो बच्चे को समझने में आसानी होगी। तो ये एज तो पॉजिटिव सेंस में, और विकल्प आपसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो पहला आपका उत्तर नहीं होगा, पहला गलत हो गया, क्योंकि पहला क्या था? पॉजिटिव था, और विकल्प निगेटिव पूछा जा रहा है। दूसरा देखिए, इंटरेस्ट। अब बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, जाहिर सी बात है उसमें उनका इंटरनल मोटिवेशन होगा और उसको वो अर्थपूर्ण तरीके से समझ पाते हैं। यानी कि जो बच्चों का साहित्य चयन हो रहा है वो उसके इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार। ये भी पॉजिटिव था, और चूंकि प्रश्न में निगेटिव पूछा गया है इस वजह से आपका ये उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, एप्रोप्रिएट थीम। बिल्कुल सही बात है, जो इसी वजह से आप देखेंगे कि ईवीएस में बच्चों को थीम और सब थीम के माध्यम से बताया जाता है। यानी कि एप्रोप्रिएट थीम चुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, और ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ग्रामेटिकल रूल्स। अब प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए ग्रामेटिकल रूल्स कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कम इंपॉर्टेंट है प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए। इस वजह से यही सबसे कम इंपॉर्टेंट था और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों, इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।